मैं अवॉइड करता था क्योंकि गांधी जी इतने कॉमन हो चुके हैं आजकल, वो सभी बंदा गांधी जी के एग्जाम्पल लिख देता जाके। और गांधी जी इतने परफेक्ट इंसान थे कि वो हर जगह फिट भी हो जाते हैं, मतलब कहीं भी उनको डाल दो ना वो सही एग्जाम्पल बनता है उनका। लेकिन बात ये हो जाती है कि गांधी जी के बारे में सब लिख रहे हैं तो आपने कुछ अलग नहीं ले पाओगे, और आपसे ज्यादा ही जानता होगा सामने वाला गांधी जी के बारे में। नमस्कार। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 44 हासिल करने वाले दिव्यांशु निगम जी। वेलकम दिव्यांशु टू स्टडी आईक्यू एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू वेरी मच। दिव्यांशु, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से फीलिंग है तीसरा अटेम्प्ट और एक बेहतरीन रिजल्ट। फीलिंग काफी अच्छी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फीलिंग जो होती है वो मान लूंगा मैं रिलीफ, कि अब मैं साइकिल से बाहर हो गया हूँ, अब दोबारा नहीं देना है मुझे प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स अगला 10 तारीख को ही है अभी। ये सबसे बड़ी फीलिंग होगी। और फिर सेकंड फीलिंग होगी आई स्टैंड विंडिकेटेड, लाइक मैंने कुछ आप सबके मतलब आपने एक एक मिशन लिया था कि आपको ये करना है और ये कर लिया। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो मेरे ख्याल से लाइफ टाइम के लिए आ गया है ना, वो एक अनपैरेलल्ड फीलिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी खुशियाँ, मम्मी का, सबका घर का होना, वो सब तो है ही, वो सब तो सेकेंडरी, वो तो होता ही रहेगा। घर वाले तो वैसे भी खुश ही रहते हैं, है ना। लेकिन जो खुद में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको हमेशा हर लाइफ में लगेगा। दिव्यांशु, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को बताएं कि थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे क्या रहा है यूपीएससी जर्नी में आने से पहले। मेरे फादर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, तो मेरा स्कूलिंग तो काफ़ी जगह से अलग अलग हुई है, तो मैंने लगभग 7 to 8 स्कूल चेंज किए हैं। फाइनली कानपुर से डीपीएस कल्याणपुर से हुआ था मेरा। देन आई वेंट की बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में मैंने एडमिशन लिया था, वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग पे बीटेक किया। उसके बाद से फिर मेरा मेरा पहले से मतलब एम था कि मुझे ये करना है, तो मैंने प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं वहाँ पे, वो सब तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं यूपीएससी में आ गया। यूपीएससी में फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट है मेरा, और ऑप्शनल मेरा जियोलॉजी रहा है। दिव्यांशु जी, मैं चाहती हूँ आप सभी को बताएं, जैसे बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही आपने डिसाइड कर लिया था कि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन है जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। इवन कॉलेज में भी आप प्लेसमेंट में नहीं बैठी। अब एक एस्पिरेंट के मन में क्या डिलेमास चलते हैं, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, अगर आप अपनी जर्नी से वो हम सभी के साथ शेयर कर सके। देखिए, आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए है कि आपको क्यों करना है ये काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू शुड नो द वाई सिविल सर्वेंट, वाई आईएएस और वट एवर, वाई आईपीएस। ये जब तक नहीं रहेगा, आपने इंटरनलाइज नहीं किया था, तो वो आपको मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा आने का। बिकॉज ये जो प्रिपरेशन है काफी मैराथन टाइप की है, ये बहुत लंबी प्रिपरेशन होती है। आप कुछ बहुत बार मैंने क्या देखा है, लोग आते हैं 2 महीने बहुत, 3 महीने बहुत कस के पढ़ा, फिर वो 2 टेस्ट खराब हो गए, फिर वो खत्म हो गया वो चीज, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको जब लोज आएंगे और हाईज भी आएंगे, पहले लोज ज्यादा आएंगे, हाई तो बाद में आएगा। तो जो लोज आएगा उसमें आपको यही चीज मोटिवेट कर पाएगी कि मुझे क्यों करना है काम। उसके लिए आप यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे ये किस लिए करना है। अपने लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, किसी के लिए भी करना है, जो भी है वो इम्पोर्टेंट चीज है। और ये एक टफ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन बहुत हाई होगा। आपका बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी आपको जब भी कुछ करना होगा, तो उस हिसाब से भी एटीट्यूड, एक विनिंग मेंटेलिटी होती है ना, जैसे आजकल तो प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, कैन डू एटीट्यूड जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैं कर सकता हूँ, ये बिलीफ आपको अपने अंदर दिलाना है कि मैं ये कर सकता हूँ। बिकॉज आपको ना बोलने वाले बहुत मिलेंगे। आपको स्टैट्स पे देखने जाएंगे तो 0.01% सिलेक्शन भी नहीं है, तो उस पर नहीं जाना है। आपको एक सीट चाहिए, आपको एक सीट लेनी है, खत्म। दिव्यांशु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि स्ट्रैटेजी आपने किस तरीके से अपने बनाई, क्योंकि 3 अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं। अप्स हम्म। एंड डाउन से ये तीनों अटेम्प्ट्स रहे हैं। ये ऑब्वियसली ये थर्ड अटेम्प्ट आपका सक्सेसफुल रहा है, लेकिन जो भी हाँ सीखा आपने इस जर्नी में, इम्बाइब किया अपने प्रिपरेशन में। हाँ, इस ये प्रिपरेशन बहुत कुछ सिखाती भी है, लाइफ में भी सिखाती है, और आपको एकदम बदल के रख देगी इस प्रिपरेशन में। तो स्पेसिफिक जो बताता हूँ मैं इसके बारे में, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, मैंने शायद 15 मार्क्स से मेरा रह गया था मेंस में। और मैं अब तो मार्कशीट भी आ गई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने मेंस के मार्क्स में 103 मार्क्स का इंक्रीमेंट किया है। तो मतलब 1 साल में ऐसा हुआ है, तो मतलब काफी कुछ चेंज किया था मैंने। तो मैं बताता हूँ क्या किया था। तो एक तो सबसे बड़ी पहली बात ये है कि आपको एक लाइन है, मतलब मेरी अपनी लाइन है कि स्पेंड टाइम विद यूपीएससी, कि आप यूपीएससी के साथ रहे। मतलब कि इसका 2 पॉइंट है। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो आपको पूरी तरह एकदम पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, और उस सिलेबस पे GS 1 2 3 4 ऑप्शनल में भी, है ना, 1 2 3 4 में खास तौर से आपके हर सब टॉपिक जो लिखा हुआ है सिलेबस में, जैसे आरटीआई लिखा है, एक सिलेबस का पार्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिखा हुआ है, एक पार्ट है, इंक्लूसिव ग्रोथ लिखा हुआ है। इस टाइप के हर पॉइंट पे आपके पास 400 वर्ड से 500 वर्ड का मटेरियल होना चाहिए, एकदम
कर रहा मटेरियल कि आपको करना ही है ये चीज, मतलब कि बिल्कुल रट जाए, वो मटेरियल को आपको कैसा करना है कि आपको एग्जाम मेंस से पहले वो मटेरियल को, मतलब हर टॉपिक पे 1 पेज या 2 पेज का नोट्स होना चाहिए ताकि आप रिवाइज कर पाए उसे। रिवाइजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका प्रिपरेशन में ये होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आपने पूरा पूरा लिख दिया, हिंदू में एडिटोरियल आया तो पूरा एडिटोरियल छाप के रख दिया, है ना। और ऑर्गेनाइज, आपको पता है कि ये वाली चीज आएगी एलएसडी के अंदर, ये वाली चीज चीज जाएगी तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर जाना चाहिए। तो आपके पास ऐसे ऑनलाइन नोट्स बनाता था मैं, तो उसमें आसान हो जाता है ऑर्गेनाइज करना भी। ऑफलाइन में भी कर लगते हैं आप, फोल्डर बना के, मेरे दोस्त करते तो वो सब भी कर सकता है। तो यही है पहले बात, क्या है कि आपको सिलेबस बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। रट लो सिलेबस, कुछ नहीं है, स्टार्ट करो तो रट लो सिलेबस भी क्या क्या है, ताकि जब पेपर पढ़ रहे हो या नोट पढ़ रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए किसका है, किस टॉपिक पे है, वही चीज पढ़ो। और जो समझ में आ गया कि ये तो कहीं पे है ही नहीं सिलेबस में, तो वो मत पढ़ो। जैसे पॉलिटिकल आर्टिकल कोई आया है, उसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, है ना। कोई सीएम चेंज हो गया कहीं पे, उसका कोई इरेलेवेंट, तो वो सब नहीं पढ़ना। इसलिए क्या होता है कि आपका पेपर पढ़ने का टाइम भी घट जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोला, स्पेंड टाइम विद यूपीएससी में, कि आप पीवाईक्यू, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जितना अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं आप कर सकते करिए। मैंने भी बहुत अच्छा किया था, बहुत ही डिटेल में किया था। मैंने शायद मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला भी है, वहाँ पे कोई देखना चाहे तो देख सकता है वहाँ पे जाके भी। तो वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको देखिए, नंबर का गेम है, नंबर चाहिए आपको। नंबर कैसे मिलेंगे? नंबर ये नहीं है कि आप टफ क्वेश्चन करोगे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन करने हैं आपको, तो आप देखो कौन सी चीजें ज्यादा रिपीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जीएस 2 में पॉवर्टी एंड हंगर पे हर साल एक क्वेश्चन आता ही है किसी न किसी तरीके से। या फिर एक एलएसजी, पीआरआई, इन लोगों के अराउंड एक क्वेश्चन आने ही आना होता है ना। एसएसजी, ये सब चीजें होती हैं। तो आपके पास एक एक पेज के नोट होने चाहिए कि मैं कुछ भी आएगा मैं ये तो लिख के आऊंगी, कि जैसे उसका टॉप, उसके सबसे पहली बात तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आनी चाहिए, है ना, वो आना चाहिए। फिर एक मैं आंसर राइटिंग बताता हूँ कि जैसे आप जितना अपनी कॉपी को ना देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है, सुंदर नहीं तो कम से कम नीट एंड क्लीन तो दिखनी चाहिए आपकी कॉपी। ये मैं मानता हूँ, सबका अपना अप्रोच होता है। और मैं तो उसका बिलीवर हूँ कि मतलब कि थोड़ा डायग्राम बना बना के लिखो, मैप डालो जहाँ डाल सकते हो, स्पाइडर डायग्राम बना दो। कुछ लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, वो भी ठीक है, वो अलग नहीं बोल रहा हूँ, जिसका जो स्टाइल है। लेकिन वो चीज ना जब बन के आए तो वो सही दिखे, और वो पूरे पेपर में सही दिखे। ये नहीं कि आप लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हो अपना ऐसा लिखा है कि मेरे खुद ही समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर की तरह लिख दिया एकदम, ये क्या लिख दिया इसने। तो वो ना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि यार क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने वाले हो, आप कभी भी लैक्स एटीट्यूड नहीं मान सकते। आप ऑफिसर बनोगे कि यार कुछ भी काम ऐसे ही करते हो, क्योंकि आपकी एक साइन की बहुत वैल्यू होगी। तो यहाँ भी वो दिखा रहा है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आता है कि नहीं आता है ये चीज करना। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं अपना बताता हूँ, 50 टेस्ट लिखे थे मैंने प्री और मेंस के बीच में। ये आपका 50 फुल टेस्ट, ऑप्शनल, जीएस और ऐसे मिला के। मैं जानता हूँ बहुत सारे टेस्ट हैं, सब लोग अपने भी लिखे ना, मैं तो चाहूँ सब लिखे, नहीं भी लिख पाए तो आप टेस्ट बहुत लिखिए। क्योंकि ये एग्जाम अल्टीमेटली ना लिखने का है, याद करने का नहीं है। मेंस जो है ना, मेंस ही आईएएस बनाता है, अब तो दिख गया होगा, नंबर भी आ गए सबके। इंटरव्यू में तो काफी वेरिएबल चीजें रहती है, मेरे इंटरव्यू में कभी रहे नंबर 173 रहे, लेकिन मेंस अच्छा था। तो मेंस पे बहुत फोकस करना है, और मेंस इज अ राइटिंग एग्जाम। तो आपको आता है उसका मैटर नहीं करता, आप क्या लिख पा रहे हो, उसके लिए रिवीजन और लिखना, रिवीजन और लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सटीक चीज आपने कही कि स्पेंड टाइम विद यूपीएससी टू नो अबाउट द एग्जामिनेशन, ये बहुत जरूरी है पूरी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में। हम्म। दिव्यांशु जी, अभी आपने एग्जामिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट और नेग्लेक्टेड हिस्सा रह जाता है वो एसए पेपर है। मैं चाहती हूँ आप एसए हाँ, पेपर को हाईलाइट करेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एरिया। जैसे मुझसे कभी कोई पूछा भी है, मैं भी जो मानता था कि आप अपना बेस्ट कैसे निकाल सकते हो, तो वो है फोकस 3 चीज पे करिए, ऑप्शनल, एसे और इथिक्स। और इन्हीं पे लोग फोकस नहीं करते हैं, और आधा से ज्यादा टाइम, इनफैक्ट बहुत सारी कोचिंग्स भी वो GS 1 2 3 पढ़ाते रह जाते हैं पूरे टाइम, उसमें नंबर नहीं आते हैं ज्यादा, है ना। नंबर वो सबको एक ही रेंज में देते हैं सब लोग को, पता नहीं उनका क्या प्रोसेस है, वो नहीं पता मुझे। ऑप्शनल, ऑप्शनल तो है ही, ऑप्शनल की खैर बात है, ऐसे की जो बात करिए, ऐसे काफी हाई स्कोरिंग होता है। जैसे इस बार मेरे 141 मार्क्स आए हैं ऐसे में, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। और इतने नंबर जीएस में मेरे ख्याल से किसी की भी नहीं आए होंगे, और जीएस में आते भी नहीं है नंबर इतने, है ना। जीएस में हमेशा 110 के नीचे ही रहेंगे, आप समझ रहे हो, परसेंटेज वाइज 125 मतलब 50% होता है, 50% नंबर भी नहीं आते जीएस में। और इसमें 140 और 150 तक भी आते हैं। पहले के एक सर थे, विक्रम ग्रोवाल सर हैं शायद, पिछली 2018 में 90 के, उनके 160 मार्क्स आए थे। तो मतलब देखिए कितने ज्यादा स्कोप है। और मजे की बात ये होती है कि ये लोगों को पता नहीं, समझ में क्यों नहीं आता है कि वो पढ़ते नहीं है ऐसे के बारे में, वो लिखते ही नहीं है ऐसे। तो लिखते नहीं है तो फिर नंबर नहीं आते। तो आपने अगर कर दिया ऐसे, लिख ऐसे करना, तो आपके नंबर आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और ऐसे के लिए फिर आपको वही है, एक दिन में सीख नहीं सकते ऐसे कि आप सीधे आप सोचो कि मैं सिर्फ प्री के बाद मैं 4 टेस्ट लगाऊंगी और हो जाएगा, ऐसे नहीं होता ऐसे लिखना। ऐसे में अगर यूपीएससी तुमको टाइम ज्यादा दे रहा है, वर्ड्स कम है, देखो ऐसे में कितने हैं, 2400 वर्ड लिखने हैं 3 घंटे में। उसमें जीएस में 4000 वर्ड लिखने होते हैं 3 घंटे में।
तो आपको अगर 50% काम करने को दे रहा है और जगह 15 पेज देता है, 12 पेज देता है शायद ऐसे लिखने का, तो आपके पास स्कोप भी है, आपके पास टाइम भी है, और फिर ऑप्शन भी है, चार में से एक ऐसे लिखना होता है कोई, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बहुत अच्छा लिखो वो चीज, है ना। क्योंकि इतने ऑप्शन दे दिया उसने, वो कभी नहीं, यूपीएससी कभी नहीं देता ऑप्शन, सब में होता है सब करना है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको। तो इसीलिए आप अंडरस्टैंड करो। फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो क्या है उसमें भी वही, वो जैसे जीएस के एक एक टॉपिक सेक्शन है, अभी में एक सेक्शन हमेशा जीएस वाला सेक्शन होगा, है ना। तो उस पे भी मेन मेन थीम्स पे बना लो नोट्स, हेल्थ है, एजुकेशन, वुमेन, गवर्नेंस, इस टाइप के। आईआर के इस बार तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया था, आईआर मेरे फेवरेट था, वो आईआर के ऊपर आ गया पूरा लिखना। फिर फिलोसफिकल का क्या होता है कि हाँ, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है फिलोसफिकल ऐसे कैसे लिखें। फिलोसफिकल को आप थोड़ा इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आप इसमें क्या होता है, मेरा जो अप्रोच होती है, मैं कभी लिख के भी डाल दूंगा कहीं पे, कि फिलोसफिकल में आपको हमेशा एक बात के सामने करना है, आप एग्जाम्पल दो, उस ऐसे में काफी एग्जाम्पल देते हुए चलो, एग्जाम्पल दो, उसके बाद में बताओ, एग्जाम्पल दो, बाद में बताओ, ऐसे वाला चलता है। कि इसमें सेक्शन, मैं जो मानता हूँ कि इसमें आप वो सेक्शन डिवाइड करके नहीं लिख सकते। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था शायद, जर्नी ऑफ अ मैन इज फ्रॉम ह्यूमन टू बीइंग ह्यूमेन, ऐसा करके था फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिखा था। तो इसमें आप क्या होता है कि देखो, या तो वो लोग जिनका फिलोसफिकल ऑप्शनल है वो तो अच्छा कर लेंगे, ठीक है, वो बहुत, जो हम लोग जैसे इंजीनियर टाइप के लोग हैं, इनका मतलब, मेरा तो ऑप्शन भी साइंस साइड में था, तो हम लोग को ये होता है कि आप ये करो कि उसमें खूब एग्जाम्पल डालो, और थोड़े इथिक्स के फंडे लेके आओ, क्या डालने हैं यहाँ पे, है ना। अल्टीमेटली तो इथिक्स का ही से मटेरियल से बन के आता है वो चीज। तो उसके लिए क्या है कि आप खूब सारे ऐसे लिखो, और फिलोसफिकल ज्यादा लिखो, है ना, क्योंकि आपके लिए टफ है, जो चीज टफ है वही तो करनी है, तभी तो बनोगे आईएएस, है ना। तो इसीलिए आपको क्या है कि उसके साथ वो भी स्पेंड टाइम, पुराने देखो, लिखो, आंसर लिखो, किसी न किसी को तुमको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे ऐसे लिखा हुआ भी, इवेल्युएट करवा लो। जनरल अपने घर वालों से इवेल्युएट करवा दो, अगर उसी को इंग्लिश समझ में आ रही है, जो भी लैंग्वेज है उसको करा लो, क्योंकि ऐसे ना, ऐसी बात होनी चाहिए जो सबको समझ में आए। उसके लिए ऐसे का मतलब ही यही है कि आप 1200 वर्ड लिख रहे हो, मतलब आप पूरी एंड टू एंड समझाओ, एक नॉर्मल बंदे, आम आदमी को भी जाके पढ़ा दो तो कुछ समझ में आ जाएगी क्या बात कह रहा है ना। अगर 1200 वर्ड में आप ये नहीं लिख पा रहे हो तो बड़ी मुश्किल सी बात होगी ना। तो ऐसे आप किसी से भी इवेल्युएट करा सकते हो, उसको मजा आना चाहिए कि मजा आ गया पढ़ के, तभी नंबर मिलेंगे। अगर मैं एसए की बात करूं, जैसे आपने कहा कि अगर बहुत बार होता है कि जो जीएस के ही टॉपिक्स होते हैं वो आपके एसए में आ जाते हैं, लेकिन एक बात का हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जीएस जैसे आंसर, जीएस में जैसे आप आंसर और हम्म, जो अप्रोच लानी है वो एसए में आप नहीं ला सकते। आप इसको थोड़ा सा हाँ, समझा सकते हैं? देखिए, जीएस में जो मेरी अप्रोच थी वो तो काफी, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, इंजीनियर टाइप की अप्रोच थी। मैं बता रहा हूँ जीएस के बारे में पहले, कि आप इंट्रोडक्शन डालो, जो जैसे जनरली क्या होता है, 15 नंबर में दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, कोई ना कोई टाइप की दो क्वेश्चन होते हैं पार्ट के उसके। पहला क्वेश्चन का पार्ट लिखा, पॉइंट लिखे, फेवर अगेंस्ट या जो भी है, एरो बना दिया, मैं तो एरो बना देता है, ऐसे ऐसे बना दिया, आपने एरो बना दिया, या पॉइंट 1A 1B 1C 1C, ये किया। तो काफी एक जैसे एल्गोरिथम नहीं होता है, कोड जब आप कोडिंग करोगे तो आप लिखते नहीं हो कि दिस दिस ऐसे ऐसे, मतलब एक के बाद दिख रहा है, ऐसी दिखती थी मेरी कॉपी, कभी देखिएगा, पढ़ी भी होगी नहीं। लेकिन ये अप्रोच ऐसे में बिल्कुल गलत है। ऐसे का मतलब ही है कि वो डिस्क्रिप्टिव चीज है, आप हिंदू का आर्टिकल पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ रहे हो, वो होता है ऐसे, कि आप अपनी कमांड दिखाइए लैंग्वेज पे, कि आप लैंग्वेज को कितनी अच्छी तरह से लिख पा रहे हो। मतलब कि आप कोई भी डायग्राम नहीं बनाएंगे उसमें, बिल्कुल अवॉइड करना डायग्राम, मैप नहीं बनाएंगे उसमें, कोई एरो डायग्राम नहीं बनना, कोई कोई ऐसा नहीं, आपको सिर्फ वर्ड से खेलना, वर्ड प्ले है वो। किसी बात को कितनी, क्योंकि क्या होता है ना, मैं ये भी मानता हूँ कि जब सर्विस में आप आ भी जाओगे ना, तो जब देखो, आप हम लोग जो पढ़ते हैं सेकंड ईयर से, या कोई भी रिपोर्ट आई नीति आयोग की, ये ब्यूरोक्रेसी तो बनाते हैं। तो वो रिपोर्ट्स क्या होती है, वो टेक्स्ट हैवी होती है, मतलब रिपोर्ट बनाने में आपको ना, आपको एक लैंग्वेज की आनी चाहिए, कितनी अच्छी लैंग्वेज लिखी होती है उसमें। तो आप ही को तो वो बनना है ना जाके। तो इसलिए आपको लिखने आना चाहिए, कि आप कोई पॉइंट को लिखने बैठ जा रहे हो तो एक अच्छी से लैंग्वेज में बना के लिखो उसको। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, कि आप ऐसे, जैसे ये वुमेन का इशू, मतलब वुमेन इश्यूज कोई है, आप जीएस का ऐसा लिखोगे, हाँ वुमेन का एक दो तीन चार पांच हो गए, ऐसे ऐसे में ऐसे नहीं लिख सकते, आपको कनेक्टर लगाने पड़ेंगे, दिस इज द रियलिटी ऑफ द थिंग, हाउ एवर दिस थिंग इज ऑल्सो देयर, ऐसे ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो ये जो लैंग्वेज पे कमांड है ना, ये मेरे ख्याल से इसमें ना, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं उनको एज मिलती है इस चीज को करने में। तो हम इंजीनियर्स को इसके लिए थोड़ा अलग से एफर्ट डालना पड़ता है, कि आप ऐसे करो इसको। दिव्यांशु, अभी जैसे हम एसए की बात करें, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब आपके सामने टॉपिक आता है, आप कई आप बहुत हम्म। प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जामिनेशन में, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं? एग्जामिनेशन में हाँ, ये आपके मैं बोलना दिमाग चाहूंगा, हाँ। का लॉजिक किस तरीके से चल रहा है? जब पेपर आता है, किन बातों को ध्यान में रख के हम्म, टॉपिक कैसे चूज करना है? क्योंकि आप प्रैक्टिस तो हर चीज के किए रहते हैं, एग्जामिनेशन हम्म। में क्या क्लिक होता है और कैसे क्लिक होना चाहिए? मेरे से बहुत फंडा क्लियर था, कि जब आप किसी को 1200 वर्ड पढ़ने को बोल रहे हो, तो पहली बात तो क्या डिसाइड करो, कि वो एक पॉजिटिव ऐसे हो हमेशा।
जैसे पिछले 19 में क्वेश्चन आया था, पैट्रियार्की को बड़ा बड़ा कस के कोसता हुआ आया था, ऐसे बहुत कुछ सही बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत चीज गलत बोला है। लेकिन आप जब 1200 वर्ड इसी बात पे लिखोगे कि पैट्रियार्की बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, तो वो एक ओवरऑल ऐसे का टिल जो है ना वो निगेटिव हो जाएगा कि आपने कोसा है कस के, क्योंकि इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। पैट्रियार्की है, मतलब इट्स अ रियलिटी। तो आपको वहां पे हीरो नहीं बनना है, आपको नंबर चाहिए। नंबर के लिए क्या है, आदमी जब आदमी जो भी चेकर है वो एग्जाम ऐसे पढ़ के बैठे, तो उसको ना इलेटेड मूड में होगा, हवा है क्या लिखा है यार, इसके इसका तो देश के प्रति बड़े अच्छे से मतलब पता है इसको, या इस इशू के बारे में इसको पता है कि मतलब कि पॉजिटिविटी में एंड किया उसने। तो पॉजिटिव टॉपिक हमेशा ढूंढो, पॉजिटिव होने वो टॉपिक हमेशा। जैसे इस बार का टॉपिक था जो सेकंड ऐसे वाला था, जीएस वाला, तो उसमें मैंने चूज किया था ये वाला, इंटरनेशनल रिलेशन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे करके था आपको। तो ये एक पॉजिटिव है कि आप टेक्नोलॉजी का आप हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताओ, क्या था टेक्नोलॉजी, अभी क्या चल रही है टेक्नोलॉजी, और अच्छे कैसे कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एक ना फ्यूचरिस्टिक ऐसे है, एक विजनरी ऐसे है, आप यूथ हो, आपको दिखना चाहिए कि यार हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं इसमें जाके। मैं किसी को कोस नहीं रहा हूँ उस ऐसे में, ये मतलब है ना कि ये होगी। सेकंड क्या हो जाएगा, आप कभी भी किसी भी जैसे इन जनरल की क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिकल ऐसे मत उठाओ जहाँ पे आपको लगे कि पॉलिटिकल एक साइड आ जाएगी, या रिलीजियस से एंगल आ जाएगा उसके अंदर, मतलब उससे क्या हो जाता है ना, नो ऑफेंस टू एनीवन, बायस आती है, हर आदमी बायस होता है ना। तो आपने अगर जैसे बायस अगर आने नहीं, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था आपका, मैं आपका नाम लेके बोल सकता हूँ कि मीडिया के ऊपर क्वेश्चन आया था, 2019 में ही आया था, 2019 में मीडिया के ऊपर था क्वेश्चन, वो ऐसे था पूरा। तो देखिए आपको पता है कि इंडिया की मीडिया कैसा है, इसको बताने की जरूरत है नहीं, अगर आप थोड़े पढ़ने वाले हो पता है। तो अगर आपका अंदर का बायस आ गया ना उसमें लिखता हुआ, और सामने वालों को बंदा वो देखता हुआ वाला मीडिया चैनल, तो नहीं सही बनेगा। आपको उसकी ना आपको फ्रीक्वेंसी मैच करनी है सामने वाले से, तभी आपको नंबर देगा। और तो और मीडिया के ऊपर ऐसे लिखोगे तो आपको ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे नहीं आजकल लिखने के लिए, क्योंकि जो नेगेटिव बना हुआ इमेज, सोशल मीडिया भी इसी टाइप की चीज है, नेगेटिव इतनी इमेज बन गई है, तो अवॉइड करो ये टॉपिक। अपना ओपिनियन रखो, सर्विस वाले के बाद खूब काम करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तुम्हें इवेल्यूट कोई कर रहा है तो उसको ना पॉजिटिव साइड दो। ए पॉलिटिकल ऐसे लिखो, ए रिलीजियस रिलीजियस एंगल कहीं ना आए, कोई भी सेंसिटिव टॉपिक हो तो अवॉइड करो, अगर कोई और मिल सकता है न्यूट्रल टॉपिक रखो, ताकि तुम उसमें पॉजिटिव लिख सकते हो। जैसे मान लो अब यही है कि डाउरी सिस्टम मान लो आ गया। अब डाउरी सिस्टम तो है ही ना देश में, हमारी प्रॉब्लम है कि है ना। तो उसको तुम चेंज तो कर ही लोगे अपने ऐसे से, और जो तुम बातें बताओगे तो वो सारी गलत बातें ही होंगी। क्या पता कोई लेडी कर रही हो चेक, उसको सही में कुछ लगा हो, तो वो हो सकता है कि आप में है। तो आप हमेशा कैसे लिखो जो पॉजिटिव, क्योंकि आप 1200 वर्ड लिख रहे हो, तो आपको एक टाइम पे के बाद खुद ही भूल जाओगे मैं लिख क्या रहा हूँ, फिर मैं कोस ही रहा हूँ पूरे टाइम, है ना। तो इसलिए पॉजिटिव रखो उसके लिए। बहुत ही डिटेल में आपने बताया, और कितना क्या लॉजिक यूज करना है, पॉजिटिव ऐसे हमेशा देना है। मुझे लगता है बहुत सारे एस्पिरेंट को समझ में आया होगा कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर, इसलिए अगर आप ध्यान देते हैं तो यू कैन रियली स्कोर वेल। दिव्यांशु जी, जैसे अभी हमने एसए की बात की है, मैं चाहती हूँ आप जीएस पेपर 4 की बात करें, क्योंकि इट इज अनदर वेरी स्कोरिंग पेपर। जीएस 4 में बहुत इंपॉर्टेंस किसकी है कि डेफिनेशंस की। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मोरालिटी क्या होती है, इथिक्स क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और ये बुकिश लैंग्वेज में पता होना चाहिए, जो बुक में बोली गई है ना, क्योंकि हम लोग को कॉमन लैंग्वेज में ना ये सब कुछ सेम लगता है, ये सब चीजें, है ना। इथिक्स मोरालिटी क्या है, सेम ही चीज तो है दोनों चीज, है ना। तो इसलिए आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड सोर्स ले लो, कोई भी ले लो, लेक्सिकॉन ले लो, किसी सर के नोट्स ले लो, ये लो, क्यों जहाँ भी मिल जाए आपको। स्टडी आई के भी बहुत सारे वीडियो पड़े रहते हैं, जहाँ से भी आपको एक मिल जाए। और उस पर रिसर्च नहीं करनी, वो है रट लो, यही है खत्म, एक पेज बना लो। और जितने टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, सिलेबस में सामने ही लगा हुआ है, मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि सिलेबस में जितने कीवर्ड दिए हुए हैं, जैसे ऑब्जेक्टिविटी है, उसमें मॉरल एटीट्यूड है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इस टाइप की चीजें हो गई, ठीक है। और भी प्रोबिटी हो गया, तो मॉरल थिंकिंग, गवर्नेंस क्या होती है, एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस, कोई पूछे तो नहीं बता पाओगे क्या हुई गवर्नेंस, है ना, सबको पता है गवर्नेंस। कोई बोलते गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस में डिफरेंस क्या है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लिखना। एक बार से यूपीएससी ने पूछा तो व्हाट इज हैप्पीनेस, अब क्या लिखोगे अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है कि आपको इसमें खूब एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। मैं एक जनरल ऐसे पॉइंट से बता रहा हूँ, इंजीनियर पॉइंट, मैं फिलोसफिकल वाले वाले फिलोसफी वाले लिख सकते हैं इस पे, काफी फिलोसफिकल एंगल में मुझे समझ नहीं आते थे ज्यादा। तो एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स आपके तरफ जो हो रहे हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल होंगे तो बहुत बढ़िया होगा। उसमें भी आप दो तीन चीज कर सकते हो क्या। एक तो डे टू डे एग्जाम्पल, जो पेपर में पढ़ते हो, आजकल कोविड टाइम में इतने एग्जाम्पल आते हैं ना कि मतलब नोट्स बनाने बैठे हो तो सिर्फ कोविड टाइम से इतने एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पीपल के लोगों में ब्रदरहुड में कितना एग्जाम्पल आया है, दूसरों का हेल्प में, लीडरशिप में, हर चीज में कुछ वो आया है, पॉलिटिकल एटीट्यूड जिस टाइप के। फिर सेकेंडली क्या कर सकते हो कि एग्जाम्पल एक हो जाएगा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल। जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो, कोई ने किसी ने लाइन बोली हो, कभी महात्मा गांधी बहुत जगह आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में, रेजोल्यूशन दिखाने के लिए कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, ये उसमें आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल हो गया ये। कुछ हो सकते हैं
आप एग्जाम्पल ना, मैं ये भी कहता हूँ अनऑर्थोडॉक्स एग्जाम्पल ढूंढो, और ये ऐसे के लिए भी है। जैसे ऐसे में क्या होता है, मैं बहुत कहता था कि मैं किसी तरह स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे अगर क्रिकेट फॉलो करते हैं, जैसे अभी इंडिया ने क्या इनिंग्स से जीता है इधर तुम्हारा इंग्लैंड में, फिर लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में 36 पे ऑल आउट हो गया, उसके बाद अगला मैच जीते थे हम। तो ये क्या है, ये आपका एटीट्यूड दिखा रहा है, आप गेम तो एंजॉय कर ही रहे हो। और ना अब जब ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे मैंने बहुत बार एग्जाम्पल लिखे हैं, बिल गेट्स के बारे में लिखा है बहुत एग्जाम्पल, ये ना अनऑर्थोडॉक्स एग्जाम्पल है, ये सब नहीं लिखते एग्जाम्पल। तो आपका जब बंदा चेक कर रहा होगा ना, देखो गांधी जी को मैं इन जनरल, नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं अवॉइड करता था, क्योंकि गांधी जी इतने कॉमन हो चुके हैं आजकल, वो सभी बंदा गांधी जी के एग्जाम्पल लिख देता जाके। और गांधी जी इतने परफेक्ट इंसान थे कि वो हर जगह फिट भी हो जाते हैं, मतलब कहीं भी उनको डाल दो ना, वो सही एग्जाम्पल बनता है उनका। लेकिन बात ये हो जाती है कि गांधी जी के बारे में सब लिख रहे हैं, तो आपने कुछ अलग नहीं ले पाओगे, और आपसे ज्यादा ही जानता होगा सामने वाला गांधी जी के बारे में। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल दो, है ना। ऐसे स्टीव जॉब्स क्या था, स्टीव जॉब जब थे एप्पल में, तो अलग ही लेवल का इनोवेशन होता था। तो वो क्या है कि एक आदमी कैसे इंस्टीट्यूशन को चेंज कर सकता है, ये एक टॉपिक भी है तुम्हारा जीएस4 में, कि इंस्टीट्यूशन ड्राइव्स पीपल के पीपल ड्राइव इंस्टीट्यूशन। वो एक इंपॉर्टेंट हुआ, तो उसमें वहां देख सकते हो। उसके बाद से देखो डाउनफॉल ही हुआ है, कुछ बनता तो है नहीं आजकल, नहीं आजकल। तो ये एग्जाम्पल, धोनी के एग्जाम्पल, कोहली के एग्जाम्पल आप दो, जो भी आप टेनिस फॉलो करते हो तो टेनिस, लेकिन हाँ ऐसा एग्जाम्पल दो जो अब आप क्या बोलते हैं, पोलो को एग्जाम्पल मत देने लगे, किसी को पता ही नहीं इसके बारे में, जो पता हो लोगों को थोड़े। फुटबॉल को एग्जाम्पल दो। और ये लोग ना, इनसे सही में सीखना भी चाहिए। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को मैंने आजकल तो क्वेश्चन भी आता है कि आपका सबसे फेवरेट कौन है पर्सन इन न्यूज, ये इस टाइप से। तो महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कि हाउ टू रिमेन कूल, हाउ, और जिंदगी में भी और एग्जाम में भी कैसे। इमोशनल इंटेलिजेंस का तो प्राइम एग्जाम्पल है महेंद्र सिंह धोनी, कि कैसे अपना इमोशंस को कंट्रोल रखें। आप लिखो एग्जाम्पल, सामने वाले को भी पढ़ के मजा आएगा, क्या पता वो भी क्रिकेट देखता है, उसको और कनेक्ट फील होगा, वो बोलेगा अपना ही बंदा है तो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका केस स्टडी आता है। केस स्टडीज में आप पहली बात तो अच्छे से पढ़ो, वो केस स्टडी क्या मांग रहा है। एक हल्का सा केस का ओवरऑल जिस्ट दो, कि केस में ये बेसिक, मतलब देखो हर केस स्टडी की दो तीन कोर वैल्यूज होती है जिसको वो बात कर रहा होता है। तो ट्राई टू दैट दिस केस स्टडी टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, या टॉक्स अबाउट द डिलेमा बिटवीन द पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस द प्रोफेशनल इंटरेस्ट, है ना। तो तुम एक ये लिख दोगे ना, तो वो सामने वाले को देखो, वो सब बंदा तो चेक कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी 4 4 पेज के आंसर होते हैं उसके, सब तो वो पढ़ेगा भी नहीं। अगर आपने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, तो वो समझ आ गया, ये बंदे को पता चल गया ये बात, कि यार इसके बारे में बात है, तो वो आगे आंसर तो लिख ही देगा, है ना। लेकिन इतने हिट्स द बुल आई, है ना, बुल आई को हिट कर दिया उसने इस टाइम पे। तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर अपना स्टैंडर्ड जो लिखते हो किसी टॉपर का देख लो। केस स्टडी में क्या है कि आप, मैं अगेन नो ऑफेंस टू एनी कोचिंग, मॉडल आंसर मत देखा करो, किसी टॉपर का जो पढ़े रहते हैं ना आंसर, वो देखा करो, वो एक्चुअल आंसर होता है। मॉडल आंसर बनते हैं ना, वो बहुत ही भगवान वाले आंसर होते हैं, वो लिख नहीं पाओगे तुम कभी, इतने बड़े बड़े आंसर रहते हैं वो। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाला है ना, वो किसी भी टॉपर का पढ़ा होंगे बुक आंसर शीट जो होती है, वो देखो कि एक्चुअली वो कैसे लिख रहे हैं। जैसे इसमें एक दो मैम का था, शायद गुंजन द्विवेदी मैम का था, और एक और का, एक वो थी मैम सौम्या सौम्या शुक्ला है, सौम्या शर्मा मैम का है, रैंक 9 है शायद वो। उनके काफी अच्छे नंबर आते थे, और उनका तुम देखना, मैंने तो काफी सीखा उन लोगों से। टॉपर्स की कॉपीज का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज होता है इंटायर जीएस एंड स्पेशली इन जीएस4। दिव्यांशु जी, जैसे आप बात कर रहे थे अनकन्वेंशनल एग्जाम्पल्स देना है, चाहे वो आपकी डेली लाइफ से ही क्यों ना हो। मैं ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए पूछ रही हूँ, ये जो डिस्क्रिशन है कि कैसे आंसर्स देना है, कैसे एग्जाम्पल्स कोट करने आंसर्स में, अगर आप उसको थोड़ा सा बता सके। देखिए एग्जाम्पल्स के बारे में, जैसे जीएस4 में एक बता दूं, कि सेक्शन ए का, मान लो कुछ भी क्वेश्चन आ गया, एटीट्यूड के बारे में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड इन वंस लाइफ, या पॉलिटिकल, या तुम्हारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पैथी का आ गया, क्वेश्चन आते रहते हैं इस टाइप के, या प्रोबिटी का आ गया, कुछ भी आ गया। तो आप पहले तो बात तो उसका थ्योरी लिखो, जो भी थ्योरी दी है, मतलब जो उसके एग्जैक्टली, पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट नहीं करना, एग्जाम स्टार्ट थ्योरी से करनी है, कि कुछ नहीं समझ में आया, डेफिनेशन लिख दो, प्रोबिटी इन गवर्नेंस मींस दिस, एटीट्यूड इज द, ये सम टोटल ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंस व्हाट इज, इस टाइप से जो भी रट के बैठे हो वो लिखो। फॉर एग्जाम्पल एक एटीट्यूड लिखा, फिर थोड़ी सी थ्योरी डाली, फिर एक एग्जाम्पल लिखा, है ना। तो आप एक आंसर में कम से कम दो तीन एग्जाम्पल डाल दो ना, तो बड़ा सही हो जाएगा उसको। और एग्जाम्पल के साथ उसका हल्का सा ब्रीफ आगे भी, कि ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल धोनी, अब धोनी किस सेंस में, वो भी एक लाइन में लिखो आगे, कि आप क्यों लिख रहे हो, ताकि अपना पॉइंट ले पाओ। तो इसलिए एग्जाम्पल इस तरीके से डालने हैं आपको, सिर्फ एग्जाम्पल भी नहीं, मिक्सचर बनाना है दोनों को, ताकि बंदे को जो चेक कर रहा हो मोनोटोनस ना लगे आंसर, कि यार ये तो बस किताबी विद्या लिख रहा है, इसको पता तो है नहीं हो क्या रहा है इसमें। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। दिव्यांशु जी, ये तो हमने बात कर ली एथिक्स की और किस तरीके से ऐसे पेपर की तैयारी करना, और मुझे लगता है ये बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल होगा सभी एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। बहुत बार होता है ये नेग्लेक्टेड पेपर्स होते हैं, लोग GS1 2 3 की प्रिपरेशन करते हैं और जो सबसे स्कोरिंग है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिव्यांशु जी, कैसे स्टडी IQ आपकी जर्नी में साथ रहा है?
देखिए स्टडी आईक्यू का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मैं सीधे बोलना चाहूंगा, ये कोई इसमें कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पता है मेरा इसमें रहा है ये इंटरव्यू प्रिपरेशन में। बिकॉज स्टडी आईक्यू आई थिंक इट्स द ओनली वन जो कि डेली बेसिस पे न्यूज कवर कर देता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, काफी कई बार तो ऑफ भी टॉपिक्स भी होते हैं जो और कोई करता भी नहीं है, वो मिल जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यू में। जैसे मेरा इंटरव्यू में मेरा वो था, क्या नाम है, हॉबी एरिया में इंटरनेशनल रिलेशंस था। और इस पिछले 2 महीने में बहुत कुछ हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन में, मतलब अफगानिस्तान, थैंक्स टू अफगानिस्तान। तो एक्चुअली मैं, मुझे जब समझ नहीं आता था, एक तो हिंदी में बता देते हैं वो, तो ना हिंदी वाले को भी मस्त आ जाता है एकदम समझ में, देसी में। मतलब मेरा लैंग्वेज मीडियम सब इंग्लिश ही है, लेकिन फिर भी हिंदी तो अपनी ही है, मदर टंग तो हिंदी ही है। तो वहां जाओ, 15 मिनट का वीडियो देखो, मैं तो 2x पे देखता तो 7 मिनट में खत्म हो जाता था वीडियो, और पूरी चीज समझ में आ जाएगी तुमको। और वो काफी डिटेल में बता देते हैं। कभी हिस्ट्री, जैसे जैसे मैंने एक बार पढ़ना था, मेरे को एकदम था कि कल एक दिन मॉक था, और मुझे लगा था मैंने इंडिया और कौन सा था लैटिन अमेरिका के बारे में नहीं पता मुझे ज्यादा इसके बारे में, और ये भी ऑफ बीट है बड़ा, और कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मैंने बस शायद आधे घंटे का वीडियो है आपके स्टडी करके तो कोई है, तो मैंने वो देखा, मैंने कहा हाँ बस बस यही इतना जितना बता दिया सर ने, इतना भी आ गया ना तो मैं कल 2 मिनट बोल दूंगा जाके उसमें। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मेंस के टाइम में भी जैसे कोई मतलब बिल आ रहे हैं, सबसे बड़ा क्या होता है ना, जैसे बिल आज जब सेशनशिप में होती है पार्लियामेंट, बिल आ गया कोई, या कुछ एक्ट पास हो गया, पॉलिसी बन गई, तुरंत आपको स्टडी आईक्यू पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा उसके बारे में, क्या बातें हो रही हैं। उसका सबसे बड़ी बात है वो पूरा कॉन्टेक्स्ट बताता है, हिस्ट्री क्या थी, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और काफी इजी लैंग्वेज में। तो इस सेंस में मैं एक्चुअली बोलना चाहूंगा स्टडी आईक्यू काफी अच्छा रहा है। और मजे की बात यह है कि मेरे कजन्स भी हैं जो कि यूपीएससी नहीं भी करते हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ कि आप जनरल अवेयरनेस के लिए भी इसको देखा करो। और मोस्ट लाइकली पीपल देखते भी हैं, इतने लोग यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हो सकते जितने आपके मिलियंस में व्यूज आते हैं। सब लोग तो यूपीएससी वाले नहीं हो सकते, लेकिन बहुत लोग देखते हैं, तो इन जनरल भी अवेयरनेस क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। We are very glad that हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके. Thank you so much Divyanshu ji for joining us in this interview session. It was बिल्कुल। absolute pleasure to have you. बहुत ही डिटेल में थैंक आपने समझाया किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है. So thank you very much, and the entire team wishes you all the very best.